नमस्कार मित्रों, टूवर्ड्स एजुकेशन में सतीश कुमार का पुनः नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जहां जो भी अपने अपने काम में भी लगे होंगे और शाम को दिन में या रात में जब भी आपको समय मिलता होगा तब आप हमारी वीडियो को देखें। मेरा आपसे निवेदन यही रहता है कि आप लोग इसको नोट्स अपनी कॉपी में ज़रूर बनाएं, जिससे कि एग्ज़ाम के समय पर आप लोग इसको देख सकें पुनः। क्योंकि वीडियो निकालेंगे जब तक या शॉर्ट स्क्रीन लेते रहें, अपना नोट्स बनाएं और नोट्स कंप्लीट करें और उसके बाद अपना पढ़ते हुए जाएं, कान में लगा लें लीड को, सुनते हुए जाएं जगह जगह। और जो भी अपना काम कर रहे हैं, छोटे हों, नई उम्र के हों या ज़्यादा उम्र वाले हों, या अपना जॉब कर रहे हों या बाल बच्चेदार लोग हों, वो सब अपने हिसाब से समय निकाल करके पीजीटी टीजीटी की तैयारी करें। का जो करने वाले छात्र हैं वो अपनी तैयारी कर सकते हैं और हमारे जो टूवर्ड्स एजुकेशन से हेल्प लेनी हो वो हेल्प आपको पूरी मिलेगी, और वो भी एक ईमानदारी के साथ निःशुल्क मिलेगी। क्योंकि बहुत से और से यूट्यूबर हैं, वो कहते तो हैं लेकिन जब आप उनके यूट्यूब पर जाओगे तो तुरंत कि यहाँ पर इतने पैसे जमा करो तो ये चीज़ खुलेगी, ये पीडीएफ खुलेगी। हम आपको जो भी दे रहे हैं वो वास्तव में निःशुल्क दे रहे हैं, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं। ये आप अपने वीडियो देखते रहिए और बस इतना ज़रूर करते रहिए कि सब्सक्राइब कर दें, और जो भी हमारे व्यूज़ हैं वो लाइक ज़रूर करें, और जो संशोधन या और भी कुछ चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कमेंट भी करें। समय कम, इसलिए मैं आपको वीडियो शुरू करता हूं, और वीडियो शुरू करने से फिर आपसे पुनः यही कहता हूं कि आप लोग लाइक्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें, मोटिवेशन के लिए, आप दोनों के लिए। तो हमारा जो आज का है सवाल जंतु विज्ञान से है, और जंतु विज्ञान ये आपको इंटरमीडिएट और बीएससी और आपको टीजीटी पीजीटी और अन्य जो जीव विज्ञान की परीक्षाएं होंगी बायोलॉजी की, उन सब के लिए ये आपको लाभदायक है। ख़ास तौर से टीजीटी पीजीटी के लिए तो है ही। तो हम आपको जो पहला सवाल है वो सवाल आपको बता रहे हैं और फिर उसकी डिटेल भी बताएंगे आपको। पहला सवाल है कि किस कोशिकांग का अपना डीएनए होता है? किस कोशिकांग का अपना डीएनए होता है? पहला ऑप्शन है आई लाइसोसोम, दूसरा है सूत्रकणिका, तीसरा प्लास्टिड, चौथा जो है 2 और 3 यानी सूत्रकणिका और प्लास्टिड। तो हमारा आंसर तो यही होगा, दोनों हैं, सूत्रकणिका और प्लास्टिड। कैसे हैं इसका हम आपको कुछ की पॉइंट्स के द्वारा समझाने का प्रयास करेंगे, और आप लोग समझ जाएं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, की पॉइंट्स में क्या है, जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों के पास अपनी आनुवंशिक सामग्री और राइबोसोम होते हैं। ठीक है भाई, आपने देखा होगा ना सेल का स्ट्रक्चर। तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों के पास अपनी आनुवंशिक सामग्री और राइबोसोम होते हैं, और इस प्रकार उन्हें अर्धस्वायत्त जीव कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रियल क्या है, अब इसके बारे में अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके पास। क्या है? माइटोकॉन्ड्रियल जब तक कि विशेष रूप से स्टैंड ना हो, माइटोकॉन्ड्रियन जब तक कि विशेष रूप से स्टैंड ना हो, माइक्रोस्कोप के नीचे आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? विशेष रूप से स्टैंड ना हो तो माइक्रोस्कोप के नीचे आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोशिकाओं के शारीरिक गतिविधि के आधार पर प्रति कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या परिवर्तनशील होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या परिवर्तनशील होती है, फिक्स नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आकार और आकृति के संबंध में भी परिवर्तनशील देखी जा सकती है। आमतौर पर ये सॉसेज के आधार का
या बेलनाकार होता है, जिसका व्यास 0.2 से 1 मिक्रोमीटर मिक्रोमीटर औसत यानी 0.5 मिक्रो और लंबाई जो होती है इसकी 1 पॉइंट से 4.1 मिक्रो एम तक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया बाहरी झिल्ली के साथ एंड एक डबल झिल्ली बॉन्ड संरचना देती है। माइटोकॉन्ड्रिया बाहरी झिल्ली के साथ डबल झिल्ली और नेक्स्ट पॉइंट है कि कोशिकाओं के शारीरिक गतिविधि के आधार पर प्रति कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या परिवर्तनशील होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आकार और आकृति के संबंध में भी परिवर्तनशीलता देखी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आमतौर पर यह सॉसेज के आधार पर यह बेलनाकार होता है, जिसका व्यास 0.2 से 1 मिक्रो एम औसत 0.5 तक और लंबाई 1 पॉइंट से 4.1 मिक्रो एम तक होती है। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रियन बाहरी झिल्ली के साथ एक डबल झिल्ली बॉन्ड संरचना होती है और आंतरिक झिल्ली अपने लुमेन को 2 जलीय खंड में विभाजित करती है, अर्थात बाहरी खंड और आंतरिक खंड 2 उपखंड में बने होते हैं। तो इस तरह से इसका जो सवाल का आंसर हुआ वो हुआ दोनों सूत्रकणिका और प्लास्टिक। नेक्स्ट हुआ अगला सवाल है दूसरा नंबर। दूसरा सवाल है कि जीवाश्म के अध्ययन के खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। क्या जाना जाता है कि यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आना चाहिए जीवाश्म के अध्ययन के रूप में पैलिएंटोलॉजी, ये आएगा आंसर। ये सही है। अब देखिए कैसे सही है, इसको थोड़े से इसमें क्या की पॉइंट हो जाए। की पॉइंट में पहला पॉइंट है कि पैलिएंटोलॉजी भूगर्भीय अतीत के जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन है। पैलिएंटोलॉजी भूगर्भीय अतीत के जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, इसमें पौधों और जानवरों के, इसमें क्या होता है, पौधों और जानवरों के जीवाश्मों का अध्ययन शामिल है। इसमें पौधों और जानवरों के जीवाश्मों का अध्ययन शामिल है, जिनमें सूक्ष्म आकार चट्टानों में संरक्षित है। कहाँ कहाँ मिलते हैं, सूक्ष्म आकार के रूप में चट्टानों में संरक्षित मिलते हैं ये जीवाश्म। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यह प्राचीन जीवन रूपों के जीव विज्ञान के सभी पहलुओं से संबंधित हैं। उनका आकार और संरचना, विकासवादी पैटर्न, एक दूसरे के वर्गीकी संबंध और आधुनिक जीवित प्रजातियों, भौगोलिक वितरण और पर्यावरण के साथ अंतर संबंध होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका ऑस्टियोलॉजी। क्या है, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में क्या होता है कि ऑस्टियोलॉजी वह विज्ञान है जो मानव कंकाल की पुनः प्राप्ति और व्याख्या से संबंधित है। ऑस्टियोलॉजी वह विज्ञान है जो मानव कंकाल की पुनः प्राप्ति और व्याख्या से संबंधित है। ये परिभाषा हो गई ऑस्टियोलॉजी की। अब है हिस्टोलॉजी की। हिस्टोलॉजी कोशिकाओं, ऊतकों और अंगकों की सूक्ष्म संरचना का विज्ञान है। ये हिस्टोलॉजी की डेफिनेशन हो गई। हिस्टोलॉजी कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों की सूक्ष्म संरचना का एक विज्ञान है। ये हमें नेक्स्ट पॉइंट, ये हमें संरचना और कार्य के बीच संबंधों को समझने में भी मदद करता है। कवक विज्ञान क्या होता है, कवक विज्ञान में माइकोलॉजी कवक का अध्ययन करते हैं, एक दूसरे और अन्य जीवों के साथ उनके संबंधों का अध्ययन करता है। इसका आंसर जो होगा वो पैलिएंटोलॉजी होगा। जीवाश्म के अध्ययन को पैलिएंटोलॉजी के रूप में जाना जाता है। जिस तरह से हमने बोटनी में आपको साइंटिस्ट और उनकी खोज बताई थी, ऐसे ही हम आगे वीडियो एक लाएंगे जिसमें जूलॉजी के जंतु विज्ञान या जूलॉजी के आपको साइंटिस्ट और उनकी खोज और उनकी वर्ष लेकर के आएंगे। उसकी भी करीब 2-3 वीडियो उसकी भी देंगे।
तो अगला सवाल, तीसरा सवाल है इसका कि डीएनए केवल निम्न के बने होते हैं। डीएनए केवल निम्न के बने होते हैं, क्या के? न्यूक्लिक अम्ल के, प्रोटीन के, लिपिड के, सभी के साथ। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल के इसके की पॉइंट में कैसे होते हैं कि डीएनए का पूर्ण रूप डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए का पूर्ण रूप डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। नाभिक में मौजूद अम्लीय पदार्थ के रूप में डीएनए की पहचान सबसे पहले 1869 में फ्रेडरिक मिशर ने की थी। फ्रेडरिक मिशर ने की थी। ठीक है, ये अगला एक सवाल और इसमें तैयार हो गया। ये 1869 फ्रेडरिक मिशर ने की थी कि डीएनए की पहचान अम्लीय पदार्थ के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, उन्होंने इसका नाम न्यूक्लियन रखा। क्या रखा? न्यूक्लियन रखा था। नेक्स्ट पॉइंट है, डीएनए अधिकांश जीवों में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। डीएनए अधिकांश जीवों में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में काम करता रहता है, हेरिडिटी के रूप में। आगे नेक्स्ट पॉइंट है, एक जीव के सभी आनुवंशिक पदार्थों से मिलकर बने डीएनए अणुओं को गुणसूत्र के रूप में जाना जाता है ना। तो इसका नाम न्यूक्लियन रखा था। है एक जीव के सभी आनुवंशिक पदार्थों से मिलकर बने डीएनए एक जीव के अणु को गुणसूत्र के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि डीएनए की लंबाई को आमतौर पर इसमें मौजूद न्यूक्लियोटाइड्स हैं या न्यूक्लियोटाइड्स के रूप में एक युग्म जिसे आधार युग्म के रूप में संदर्भित किया जाता है ना, न्यूक्लियोटाइड्स के रूप में परिभाषित किया जाता है, या न्यूक्लियोटाइड्स के रूप एक युग्म जिसे आधार युग्म के रूप में संदर्भित किया जाता है ना। इस प्रकार जैसे ये इतना अलग है हो गया कि न्यूक्लियोटाइड्स के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस प्रकार डीएनए केवल न्यूक्लिक अम्ल से बना है। ये अगला सवाल भी तैयार हो गया यहाँ से। अब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो है हमारे पास लिपिड की। लिपिड क्या है? ये कार्बनिक यौगिक अध्रुवीय अणु होते हैं। लिपिड क्या होते हैं? ये कार्बनिक यौगिक अध्रुवीय अणु होते हैं जो केवल द्विध्रुवीय विलायक में विलयशील होते हैं और पानी में विलयशील होते हैं, क्योंकि ना पानी एक ध्रुवीय अणु होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मानव शरीर में इन अणुओं के यकृत में संश्लेषित किया जा सकता है और तेल है, मक्खन है ना, पूरे दूध है, पनीर है, तेले हुए खाद्य पदार्थ और कुछ लाल मांस में भी पाया जाता है ना। नेक्स्ट की पॉइंट अगला पॉइंट है प्रोटीन। प्रोटीन अमीनो अम्ल से बने होते हैं। देखिए प्रोटीन काय से बने होते हैं? अमीनो अम्ल से। ये सवाल आता है कि प्रोटीन काय से बना होता है? ये अमीनो अम्ल से बना होता है जो विभिन्न समूह में व्यवस्थित होते हैं। ये मौलिक अमीनो अम्ल अनुक्रम विशिष्ट होते हैं और इनकी व्यवस्था डीएनए द्वारा नियंत्रित की जाती है। इसी नेक्स्ट पॉइंट है, ये हमारे शरीर के मूलभूत निर्माण खंड होते हैं। और नेक्स्ट है, वे बड़े और जटिल वृहद अणु या जैव अणु होते हैं जो मानव शरीर में हमारे शरीर की कोशिकाओं, ऊतकों और अन्य अंगों के कामकाज और विनिमय के एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ये प्रोटीन के बारे में बता दिया। तीसरा सवाल है हमारे, नेक्स्ट है तीसरा सवाल। तीसरे सवाल से पहले मैं आपसे फिर लाइक और सब्सक्राइब के लिए निवेदन करता हूं कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें। और वास्तव में हमारी ये वीडियो है ये निःशुल्क है। सिर्फ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमें पता लगे कि हमारे लोग जो व्यूज़ हैं कितने हैं और मोटिवेशन मिलता रहे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा सेट आरएनए में मौजूद होता है, कौन सा सेट आरएनए में मौजूद पिरिमिडीन है ना। यूरेसिल और साइटोसिन, नंबर 2 पे एडेनिन और यूरेसिल, नंबर 3 ग्वानिन और यूरेसिल, 4 नंबर पे थायमिन और यूरेसिल। इसका आंसर है पहला यूरेसिल और साइटोसिन। कैसे है ये भी हम इसकी भी डिटेल बताते हैं आपको। इसकी डिटेल आपके पायरिमिडीन न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए में पाए जाने वाले हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन के 2 वर्गों में से एक होते हैं। पायरिमिडीन न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए में पाए जाने वाले हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन के 2 वर्गों में से एक होते हैं। नेक्स्ट आरएनए में पायरिमिडीन यूरेसिल, आरएनए में पायरिमिडीन यूरेसिल और साइटोसिन होते हैं। डीएनए में पायरिमिडीन साइटोसिन और थायमिन होते हैं। ये याद करने पड़ेंगे भाई, ये याद करने पड़ेंगे। डीएनए में पायरिमिडीन साइटोसिन और थायमिन होते हैं। नेक्स्ट है यूरेसिल प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले 4 में से एक है जो पिरिमिडिन न्यूक्लियोवेस है, बाकी कोई नहीं है। इन्हें AGCU एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है ना। अगला है कि अन्य एडेनिन A, साइटोसिन C और ग्वानिन G और थायमिन T है। आरएनए में यूरेसिल 2 हाइड्रोजन बॉन्डों के माध्यम से एडेनिन को बांधे रखता है। आरएनए में यूरेसिल 2 हाइड्रोजन बॉन्डों के माध्यम से एडेनिन को बांधे रखता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ थैंक यू।